न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयित मिश्रा। न्यूज ब्लास्ट में आज सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आई खुशखबरी की। हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना अब जल्द ही पूरा होगा। वो सपना जो कि लाखों स्टूडेंट्स और लाखों अभिभावक देख रहे थे कि हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज बन पाए, उनका सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के चलते 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ साथ ही मेडिकल कॉलेज की मंजूरी इन्हें मिली है। अब इन चारों मेडिकल कॉलेजेस में आगामी सत्र के लिए 100 सीटें भी स्वीकृत की गई हैं। इन कॉलेजों के बाद 19 जिले ऐसे होंगे जहां मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके अलावा शेष जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है, यानी कि इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए स्वीकृति के साथ ही अब युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले के प्रस्ताव केंद्र में विचाराधीन है। ये वो जिले जिनके प्रस्ताव अभी भी केंद्र में विचाराधीन है, लेकिन आशा यही है कि सभी जिलों की भांति यहाँ पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का जो सपना है वो जल्द पूरा होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया तीनों कॉलेजों की मंजूरी के लिए प्रयासरत हैं। ये तीनों ही कॉलेजेस की मंजूरी के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है कि प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने के साथ ही चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। इन तीनों कॉलेजों को मंजूरी मिलते ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना जल्द ही पूरा होगा। प्रदेश में स्थापित हुआ है नया विश्व रिकॉर्ड। देशभक्ति के गीतों का सामूहिक गायन का ये विश्व रिकॉर्ड जो कि प्रदेश के लिए स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं इस पर दी। कहा इसमें स्टेडियम में 1 करोड़ विद्यार्थियों ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। देशभक्ति के गीतों का सामूहिक गायन कर ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें हिस्सा लिया और इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। सामूहिक गायन यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों ने किया। इस अवसर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष प्रथम भल्ला ने सम्मानित भी किया। विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी। आगे लिखा कि जिसे मैं विद्यार्थियों और समस्त प्रदेशवासियों के लिए समर्पित करता हूं, ये वो रिकॉर्ड है जो कि हाल ही में प्रदेश को आज के इस 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं के देशभक्ति के गायन के बाद मिला। सीएम गहलोत ने शिक्षा विभाग को भी इस पर बधाई दी। लिखा, देशभक्ति के गीतों के सामूहिक गायन से प्रदेश में एक नया वातावरण तैयार होगा। 15 अगस्त के त्योहार को देखते हुए एक नई पहल की गई, एक नया प्रयोग किया गया और ये प्रयोग प्रदेश के लिए पूरी तरह से सफल सिद्ध हुआ। तिरंगा रक्षा सूत्र का बनेगा रिकॉर्ड। जी हां, 14 अगस्त को बनाया जाएगा ये रिकॉर्ड। हजारों महिलाएं इस दौरान तिरंगा रक्षा सूत्र बांधेंगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। बीजेपी के प्रमुख नेता पदाधिकारियों की भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी। तो एक और रिकॉर्ड राजस्थान के नाम होने वाला है। 14 अगस्त को ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। तिरंगा रक्षा सूत्र का रिकॉर्ड बनेगा। हजारों महिलाएं यहां पर तिरंगा रक्षा सूत्र बांधेंगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वो भी तिरंगे रक्षा सूत्र को अपने हाथों पर बनवाएंगे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी इस दौरान रक्षा सूत्र जब बांधा जाएगा, साथ ही बीजेपी के प्रमुख नेता और पदाधिकारियों की भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। कहा, देश भर में 20 करोड़ लोगों के घर होंगे तिरंगे। राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान का 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। तिरंगे में भी कांग्रेस को सियासत लगती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि देश भर में 20 करोड़ लोगों के घर पर तिरंगा लहराएगा। राजस्थान के लिए 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन तिरंगे में भी कांग्रेस को सियासत लगती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सतीश पूनिया के 3 साल पर जवाब, उन्होंने कहा, पार्टी के निर्देश और निर्वाचन पर हमारी नियुक्ति होती है। मुझे अध्यक्ष बनाया गया। चुनौती थी कोरोना काल में, चुनौती का दायरा था, 2 साल तक रहा। पार्टी नीचे तक विस्तारित हुई है। ये काम जो कि हर स्तर पर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने भी अभियान हैं उसमें सफलता भी मिली। पार्टी जिस भूमिका में रखेगी मैं उस भूमिका में काम करूंगा। अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने,
जो मिथक तोड़ते हुए अजय अभेद बने, यही मंशा है हमारी। ये भी उन्होंने कहा। आगे कहा, एआरसीपी सियासी मुद्दा नहीं, लोगों की जरूरत है पानी और लोगों को मिलना चाहिए। 70 साल में राजनीति छोड़ दूंगा, मेरा ये निजी विचार। यानी कि 70 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास लेने का यहाँ पर उन्होंने बात कही। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि 70 साल में राजनीति छोड़ दूंगा, ये मेरा पर्सनल और निजी विचार। ये तमाम बातें जो कि उन्होंने फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत के दौरान कही। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। स्पीकर बिरला ने कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ रक्षा बंधन का पर्व मनाया। लगातार दूसरे साल कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ उन्होंने राखी मनाई। यानी कि इससे पहले भी जब राखी का पर्व था पिछले साल, तभी भी उन्होंने कोरोना से पीड़ित परिवारों के साथ रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाया था। और इस बार भी रक्षाबंधन का पर्व उन्होंने कुछ इस ही अंदाज में मनाया। कोरोना पीड़ित परिवारों की महिलाओं और बेटियों से राखी बंधवाई उन्होंने। बिरला को राखी बांधकर महिलाओं ने कहा, भाई ने हमें याद रखा, क्योंकि पिछले साल भी पहुंचे थे, इस बार भी पहुंचे। हालांकि प्रकृति की मार उन पर पड़ी, एक बीमारी ऐसी जिसने कई लोगों की जान ले ली, कई घरों के दीपकों को बुझा दिया। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें सामाजिक सरोकार को निभाना नहीं भूले। उन्होंने लगातार दूसरे साल की राखी कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ मनाई। राखी बनवाते हुए बिरला ने उनकी समस्याओं को सुना, न सिर्फ राखी बनवाई बल्कि उनकी समस्याओं को सुना और अतिशीघ्र समाधान के लिए स्पीकर बिरला ने उन्हें आश्वस्त भी किया। और इस आश्वासन को पाकर वो महिलाएं, वो बहन, वो बेटियां जिन्होंने उनकी कलाई पर राखी बांधी, वो काफी ज्यादा खुश और आश्वस्त नजर आए। तो साल भर पहले दस्तक दी थी लंपी स्किन बीमारी ने। एक साल पहले बांसवाड़ा में लंपी वायरस का एक केस आ चुका है और ये चौंकाने वाली जानकारी, क्योंकि लगता था कि लंपी वायरस हाल ही में आई हुई एक बीमारी है जो कि गौवंशों को संक्रमित कर रही है। लेकिन एक साल पहले बांसवाड़ा में लंपी वायरस का एक केस ऑलरेडी आ चुका है। पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में आज उसका खुलासा हुआ। लेकिन समीक्षा बैठकों के जरिए जब खुलासा हुआ तब पता लगा कि बांसवाड़ा में ठीक एक साल पहले ऐसा ही केस आ चुका है। जिला प्रभारी भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में अधिकारियों ने इसका खुलासा किया। तब बांसवाड़ा में शिप पॉक्स वैक्सीन से टीकाकरण किया था। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी बीमारी को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। वो बीमारी जो कि अब लगता है कि कहीं लाइलाज ना बन जाए, जिससे गौवंशों को संक्रमण की वजह से मृत्यु दर मवेशियों की ना बढ़ जाए। लेकिन अगर इस बीमारी का एक केस पहले ही आ चुका है, बांसवाड़ा से वो केस आया था, तो सवाल यही कि उस समय इस वायरस की गंभीरता को सीरियस तरीके से क्यों नहीं लिया गया। क्या विभागीय अधिकारियों ने विभाग को इसके लिए सूचित तक किया था, ये भी अब प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि क्या विभागीय अधिकारियों ने विभाग को इस बारे में सूचित भी किया, या फिर इसे एक मामूली बीमारी समझ करके वैक्सीनेट कर दिया गया और पशुपालकों पर कहर बनकर अब लंपी स्किन बीमारी टूट रही है। लेकिन हो सकता है कि पहला केस जब आया था उस समय अगर इस पर पुरजोर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती या फिर इसे गंभीरता से लिया जाता, तो शायद ये लंपी स्किन डिजीज इस वक्त गौवंशों को जितना तड़पा कर मार रही है वो नहीं होता। चरमराने लगी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। हैं किस तरह से चरमराने लगी है ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था। ये अब जान लेते हैं लंपी स्किन डिजीज जिसने पशुपालकों के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। आय पर उनके ब्रेक लगा है, क्योंकि जिन लोगों की आय मवेशियों की वजह से होती है, उनके मवेशी अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो उनकी आय पर किस तरह से ब्रेक लगा। गांव-गांव में फैली है लंपी बीमारी और जिससे बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। गौवंश लगातार इससे मारे जा रहे हैं और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र की पशु आधारित अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। ये गंभीर बात है, क्योंकि जिन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मवेशियों पर आधारित है वो ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। एक तरीके का पॉज उसमें आ गया है। बीमार गायों के इलाज पर भारी पैसा खर्च कर रहे हैं ग्रामीण, अपने मवेशियों को बचाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। बावजूद इसके भी गायें नहीं बिच पा रही है। कई हजारों की कीमत में खरीद कर लाया जाता है, उसके बाद उनकी देखभाल की जाती है कि इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अब ऐसे तड़पता हुआ मरता देख उनका संबल भी टूट रहा है। यदि गाय बच भी जाती है तो उसकी दुग्ध उत्पादकता बहुत कम रह जाती है। यानी कि जो मेन मोटिव होता है गाय पालन का, दूध से जुड़ी हुई जो बिक्री होती है वो बहुत कम हो जाती है, दूध उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। दूध बिकना बंद होने से रोजाना होने वाली आय पर भी ब्रेक लग चुका है। तो ये तमाम वो समस्याएं जो कि इस लंपी स्किन वायरस डिजीज के बाद में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अब कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर रोक रही है। पहले कोरोना की मार और अब लंपी स्किन डिजीज के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर एक बार ब्रेक लगा है।
सलमान खान ने जिसका शिकार किया उस चिंकारा का स्टेच्यू तैयार हुआ है। लोहे और सीमेंट से 800 किलो की हिरण की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। जी हां, फिल्म अभिनेता सलमान ने काले हिरण का शिकार किया था, ये आरोप उन पर है। उस काले हिरण का अब कंकाणी में स्मारक बनेगा। कंकाणी गांव में ही काले हिरण का शिकार हुआ था। जोधपुर के मूर्तिकार शंकर चौहान ने इस मूर्ति को तैयार किया। कंकाणी में 7 बीघा में स्मारक और रेस्क्यू सेंटर बनेगा, जिससे हिरणों को यहाँ जल्द ही इलाज मिल पाए। 15 दिन काफी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को तैयार किया गया है और इस मूर्ति में हिरण के असली सींग लगाए गए हैं। जंगल में मृत हिरण के अवशेष से सींग लाकर के मूर्ति पर लगाए गए और अब कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि उस क्षेत्र में कंकाणी गांव में वन्य जीवों के लिए कितनी मान्यता है, किस तरह से उन्हें रखा जाता है। ये मूर्ति जिसको बनकर अब जो मूर्ति है वो बनकर तैयार हो गई है और काफ़ी दिनों की मेहनत, लगभग 15 दिन का समय लगा जब इस मूर्ति को तैयार किया गया। इस मूर्ति को लगने के बाद में अब वहाँ पर इस क्षेत्र में और ज़्यादा वन्य क्षेत्र विकसित होगा। क्या हमारा दिल हो रहा है कमजोर? कोविड के बाद बिना कारण बन रहा है थ्रोम्बोसिस। राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में हार्ट अटैक के रोजाना 45 से अधिक केसेस आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या कोरोना की मार के बाद ये साइड इफेक्ट उसका एक है, क्योंकि लगातार जिन लोगों में इस तरह की समस्याएं पहले थी भी नहीं, उन्हें भी अब थ्रोम्बोसिस हो रहा है। राजधानी के प्रमुख अस्पतालों की अगर बात करें तो हार्ट अटैक और हार्ट की समस्याओं से जुड़े हुए रोजाना लगभग 45 से अधिक केसेस आ रहे हैं, जिसमें 15 से 20 लोग 40 साल की कम उम्र के हैं, यानी कि उस उम्र की सीमा में भी नहीं आते जिसमें हार्ट की बीमारियां जनरली कहा जाता है कि शुरू हो जाती है। आर्टरी में अचानक से क्लॉट फॉर्मेशन डेवलप होने की स्थितियां सामने आ रही है। हो सकता है कि कोरोना के समय में जितनी दवाइयां ली गई हो, जितने स्टेरॉइड्स लिए गए हो, उनका अब ये साइड इफेक्ट हो, क्योंकि फॉर्मेशन डेवलप होने लग जाता है क्लॉट के तौर पर आपके हार्ट में। बिना सलाह के ज्यादा एक्सरसाइज भी बड़ी वजह बन रही है और लगातार एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद में फिजिकल एक्सरसाइज उस हद तक नहीं की जानी चाहिए, उस एक्सटेंट तक नहीं की जानी चाहिए जिससे आपकी हाथ पर थोड़ा भी प्रेशर पड़े। और एक्सपर्ट्स भी लगातार राजधानी जयपुर के प्रमुख अस्पतालों की यही कह रहे हैं कि स्पेशली अडल्ट जो कि 35 की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें अपने हार्ट का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। रामदेवरा के बाबा रामदेव मेले की तैयारियों की बात अब कर लेते हैं। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए कमर कस ली है। देखिए, लाखों की संख्या में न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश भर से अनुयायी पहुंचते हैं। रामदेवरा के फलौदी आगार के बस स्टैंड से 50 बसें विभिन्न रूट पर सेट की गई है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में भी ये बसेस पहुंचेंगी। यात्रियों को मेले के दौरान रोडवेज बस किराए में 30% की छूट दी गई है, यानी कि छूट के दायरे को बढ़ा करके 30% अब किया गया है। वो यात्री जो कि रामदेवरा के दर्शनों के लिए जाएंगे, बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए जाएंगे, उन्हें बस के किराए में 30% छूट मिलेगी। रोडवेज के राजस्व में लीकेज को रोकने के लिए 3 चेक्स और 3 चेक पोस्ट होंगे और विभिन्न उड़न दस्ते भी वहां पर होंगे। उड़न दस्तों का काम यही रहेगा कि चेकिंग यहां पर की जाए। 23 अगस्त से रामदेवरा में फलौदी आगार का बस स्टैंड शुरू होने वाला है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अगर हुई तो फलौदी डिपो के पास में अतिरिक्त बसों की सुविधा भी है। एक बैकअप के तौर पर ये बसेस की सुविधा रखी गई है कि अगर भीड़ बढ़ी, और भीड़ अमूमन बढ़ती है रामदेवरा के मेले में, साल भर का एक बड़ा मेला कहा जाता है, तो अतिरिक्त बसेस की सुविधा भी बैकअप में रखी गई है। रोडवेज कार्मिकों को अलग अलग शिफ्टों में लगाने के निर्देश जारी हो गए हैं, यानी कि शिफ्ट बाकायदा सबकी रहेगी, जिससे एक शिफ्ट के अंदर जो कार्मिक हैं वो अगली शिफ्ट से पहले एक बार फिर से रेस्ट के बाद भी ठीक हो जाए, प्रिपेयर हो जाए अपने अगली शिफ्ट के लिए। मेले को लेकर फलौदी रोडवेज डिपो ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में अब ये तमाम कवायदे की है और उसके लिए कमर भी कसी। प्रदेश में आधा मानसून का सीजन बीत चुका है और आंकड़ों के अनुसार इस बार एक भी जिले में औसत से कम बरसात नहीं हुई है। प्रदेश के लिए अच्छी बात, क्योंकि बारिश के लाले कई बार प्रदेश में जब पड़ते हैं तो आने वाले दिनों में बिजली और पानी की समस्याएं हो जाती है, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार अगर माने तो इस बार एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ औसत से कम बारिश हुई है। 33 में से 19 जिलों में औसत से ज्यादा ही बल्कि बारिश हुई है, जबकि 14 जिलों में औसत बारिश दर्ज की गई है। 14 जिले ऐसे हैं जहां पर औसत बारिश जिसका अनुमान था उतनी बारिश अब तक हो गई है। आधा मानसून का सीजन बीत गया है। औसत बरसात 518 mm के मुकाबले अब तक 417.46 mm बरसात हो गई है, यानी कि सीजन के कोटे की अब तक 80% बारिश तो हो गई है। अभी मानसून सीजन में 45 दिन का समय बचा हुआ है। आशा यही करते हैं कि बारिश इतनी बरसे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और जो बारिश का कोटा है वो लगातार बदस्तूर इसी तरह से जारी रहे प्रदेश में।